एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC1 जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन, इससे एक टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा जो है यूनिट 4 का बी, जिसका नाम है कॉलोनाइजेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस कॉजेज एंड इफेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि प्राचीन कालीन यूनान द्वारा उपनिवेशों की स्थापना, उसके कारण और उसके परिणाम। तो बिना समय गवाए हम इस विषय को शुरू करते हैं। यूनान के इतिहास में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल काफी महत्वपूर्ण रहा है। दरअसल इस दौर में यूनान द्वारा कई उपनिवेश स्थापित किए गए। इससे यूनान की प्रतिष्ठा में तो वृद्धि हुई ही, साथ ही साथ उसने अन्य देशों पर नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। उपनिवेश स्थापित करने के क्रम में यूनानियों ने यूनान के उत्तर स्थित राज्यों, जो है आपके एशिया माइनर, उत्तर इजियन सागर, प्रोपोन्टिस, काला सागर, भूमध्य सागरीय प्रदेश, इटली, सिसिली तथा उत्तरी अफ्रीका तक अपने उपनिवेश कायम किए। इतने विशाल उपनिवेशों की स्थापना हेतु अनेक कारण इसके मौजूद थे, जिसका संक्षिप्त विवरण हम करेंगे अनेक उपशीर्षकों के द्वारा। तो पहला हमारा सबटाइटल या हमारा उपशीर्षक होगा यूनानियों की साहसी प्रवृत्ति। यूनान के लोग काफी साहसी प्रवृत्ति के लोग थे। वे निरंतर नए नए देशों में जाकर अपनी प्रतिभा को विकसित करने में लगे रहते थे। इसके साथ साथ उनमें उद्योग एवं व्यापार के विकास की लगन थी, जिससे प्रेरित होकर वे अन्य देशों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते थे। उनमें अन्य देशों में उपनिवेश कायम कर अपने व्यापार एवं समृद्धि के विकास हेतु जबरदस्त उत्साह देखा जाता था। इसका दूसरा हमारा उपशीर्षक होगा सामाजिक असंतुष्टि। यूनान की आंतरिक सामाजिक दशा ठीक नहीं थी। दरअसल यूनान में भूमि संबंधी कानून गलत थे। वहां भूमि का स्वामित्व व्यक्ति में नहीं वरन परिवार में निहित होता था, जिस कारण स्वतंत्र एवं साहसी पुरुषों को अपनी प्रतिभा एवं रुचि के अनुसार काम नहीं मिलते थे। इसके कारण बहुत से लोग भूमिहीन होते जा रहे थे तथा उनमें गरीबी बढ़ती जा रही थी। ये लोग अपने आंतरिक सामाजिक दशा से असंतुष्ट थे, लेकिन साहसी एवं जोश से भरे हुए ये थे। अतएव इन्होंने नए उपनिवेशों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका तीसरा उपशीर्षक होगा सत्ता का सीमित केंद्रीकरण। ठीक है, इस दौर में ग्रीस अथवा यूनान में अभिजात वर्ग का शासन था। इनमें गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं था। अभिजात वर्ग में भी कुछ विशिष्ट लोगों की ही सत्ता में भागीदारी थी, अर्थात कुछ गिने चुने अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सत्ता सिमटती जा रही थी। दरअसल राजा शासन अवश्य करते थे, लेकिन कुछ गिने चुने कुलीन वर्ग के लोगों की राय से ही शासन संचालित किया जाता था। इससे अभिजात वर्ग के अन्य लोगों में गंभीर असंतोष पनपने लगा। ऐसी दशा में अभिजात वर्ग के वे सदस्य जिन्हें शासन के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, वे विदेशों में जाकर नए उपनिवेशों के शासक बनने में रुचि रखते थे। इसका चौथा उपशीर्षक है, जो चौथा कारण होगा वो केंद्रीय शासन का प्रोत्साहन। ठीक है, यूनानियों को उपनिवेश कायम करने के लिए केंद्रीय शासन से सहायता भी मिलती थी। उनकी मुख्य वजह यह थी कि जो अभिजात वर्ग शासन एवं शासन तंत्र से क्षुब्ध थे, उनके द्वारा निरंतर षड्यंत्र एवं विद्रोहों की संभावना रहती थी। लेकिन राजा को महसूस हुआ कि यदि इन असंतुष्ट वर्गों को
उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो इससे उन्हें उसे प्रतिद्वंदिता एवं आलोचकों से मुक्ति मिल जाएगी जो यूनान में रहकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते थे। इसलिए शासक वर्ग ने शासन को सुरक्षित रखने के लिए अभिजात वर्ग के असंतुष्ट लोगों में उपनिवेश कायम करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। इसका पांचवा आपका पॉइंट या उपशीर्षक में लिख सकते हैं यूनान की जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, यूनान की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। इस कारण कृषि योग्य भूमि पर अधिकार हेतु संघर्ष बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ उक्त जनसंख्या वृद्धि ने कृषि पर दबाव बढ़ा दिया था। अब लोगों को अपनी मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना भी मुश्किल हो गया था। इस कारण जनसंख्या का अधिकांश भाग ऐसे स्थान में जाने एवं बसने को मजबूर हो गया था जहां वह सहजता पूर्वक अपना जीविकोपार्जन कर सके और अपना विकास भी कर सके। ठीक है, इसका छठा जो आपका पॉइंट होगा, जो उपशीर्षक होगा, वह होगा राज्यों की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, इस दौर में अनेक वैश्विक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डोरियन जाति की यूनान पर विजय ने वहां की अन्य मूल जातियों के लिए स्थान परिवर्तन हेतु बाध्य किया। इसके अलावा एशिया माइनर के दक्षिण भाग में भी आयनो नियमा नगर राज्य थे। उनमें मिलेटस मुख्य था। इस नगर राज्य ने उपनिवेश का नेतृत्व किया क्योंकि यहाँ की जनता केरिया प्रदेश में नहीं बस सकती थी। उसकी वजह से यह थी कि केरिया प्रदेश के निवासी ग्रीक नहीं थे। वे मिलेटस के लोगों से अधिक शक्तिशाली भी थे। अतएव वे विवश होकर मिलेटस को सुदूर देशों में उपनिवेश स्थापित करने पड़े। इसी तरह रोड्स के नगर राज्य को अपने पार्श्व यानी पीछे पार्श्ववर्ती लीडिया में फैलने में कठिनाई थी क्योंकि लीडिया वाले रोड्स प्रसार के विरोधी थे। इसके विपरीत उत्तरी आयोनिया के नगर राज्यों को अपने पार्श्ववर्ती प्रदेशों जैसे लीडिया में बसने में कोई बाधा नहीं हुई। इसके साथ साथ पेलोपोनेशस प्रदेश में स्पार्टा की बढ़ती सामरिक शक्ति एवं उनके नेताओं की प्रसारवादी एवं आतंकपूर्ण नीति ने स्पार्टा के पार्श्ववर्ती नगर राज्यों को विदेश में जाकर बसने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार आंतरिक अव्यवस्था के कारण सामाजिक असंतोष की आग सुलगने लगी थी। इस असंतोष ने ही साहसी एवं उद्योगी यूनानी नेताओं को विदेश में जाकर उपनिवेश स्थापित करने के लिए विवश किया। असंतोष के मूल में सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं थी जो परिस्थिति को विस्फोटक बनाती जा रही थी। इन उपनिवेशन की प्रक्रिया का एक सार्थक फल यह भी हुआ कि इसने 8वीं शताब्दी में यूनान को एक भयंकर सामाजिक एवं राजनीतिक विप्लव से बचा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि ग्रीक के लोगों के द्वारा औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के क्या कारण थे। अब हम उन परिणामों की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से ये औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को परिणाम स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। वस्तुतः यूनान के औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में भयंकर असंतोष व्याप्त था जिसकी परिणति उपनिवेशन के रूप में दिखाई दी। लेकिन इस प्रक्रिया के सुखद परिणाम भी सामने आए। हम इसके परिणामों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित उपशीर्षकों द्वारा करेंगे। तो पहला जो हमारा इसका पॉइंट होगा परिणाम का, वो होगा यूनानी एकता में वृद्धि। उपनिवेशों की स्थापना से यूनानियों में एकता की भावना दृढ़ हुई। सुदूर देशों में विदेशी जातियों के बीच
बसने से उनमें आपसी प्रेम भाव बढ़ गया। यूनानियों ने कई देशों में अपने उपनिवेश कायम किए, लेकिन वहां वे अल्पसंख्यक थे और उन्हें अपनी आत्मरक्षा हेतु एकजुट रहना जरूरी था। विदेशी धरती पर अपने शासन को बनाए रखने के लिए वे सदैव एकजुट रहे और एक दूसरे पर कभी हमला नहीं किया, जिसके कारण उनमें भाईचारे की भावना का विकास हुआ। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट होगा यूनानियों में श्रेष्ठत्व की भावना का उदय। विदेशी संपर्क में आने पर यूनानियों को यह एहसास हुआ कि सभी विदेशी जातियां बर्बर एवं असभ्य हैं। वे स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने लगे। वे अन्य जातियों से रक्त संबंध स्थापित नहीं करना चाहते थे। प्रारंभ में कुछ विवाह संबंध स्थापित हुए थे, पर बाद में ग्रीकों ने अपने आप को उनसे अलग रखना ही उचित समझा। उन्होंने उपनिवेशों की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु में स्वयं को अभ्यस्त अवश्य कर लिया, लेकिन उनका सांस्कृतिक प्रेम उन्हें अन्य जातियों से सदैव भिन्न रखता था, जिस कारण उन्हें विदेशी जातियों के बीच भी आसानी से पहचाना जा सकता था। हमारा तीसरा पॉइंट होगा वाणिज्य व्यापार में प्रगति। उपनिवेशन की प्रक्रिया से वाणिज्य व्यापार में उन्नति हुई। इससे आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार को भी बल मिला। इसने यूनान के सामुद्रिक शक्ति का भी विकास किया। लगभग सभी उपनिवेशों की स्थापना समुद्रों को पार कर द्वीपों एवं सुदूर देशों में हुई। समुद्र को पार करने के लिए जहाजरानी का भी विकास हुआ, यानी बड़े बड़े जहाजों का निर्माण किया गया। शासक वर्ग ने समर्थन से व्यापारी वर्ग का तेजी से विकास हुआ। हमारा चौथा पॉइंट होगा नवीन अभिजात वर्ग का उदय। उद्योग धंधों के विकास से समाज ने एक नए उदयमान व्यापारी वर्ग संपन्न होने लगे तथा शीघ्र ही भूमिपतियों के समक्ष राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे। अभी तक समाज में पुराने अभिजात वर्ग के लोगों का ही बोलबाला था, लेकिन अब नवीन अभिजात वर्ग के उदय से पुराने वर्ग की शक्ति का ह्रास होने लगा। इसने यूनान सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन शुरू कर दिया। उच्च कुलतंत्र का ह्रास होने लगा तथा उसके स्थान पर धनी तंत्र अर्थात नवोदित धनी वर्ग का शासन प्रारंभ हो गया। हमारा पांचवा पॉइंट होगा राजनीतिक जागरूकता। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति के कारण विनिमय के पुराने साधनों के स्थान पर सिक्कों का प्रचलन हो गया। इस परिवर्तन से स्वतंत्र पर गरीब किसानों की अवस्था और भी दयनीय हो गई। आर्थिक परिवर्तनों के कारण यूनान की साधारण जनता में असंतोष की प्रादुर्भाव हुआ तथा जनसाधारण को दुखों का अंत करने के लिए पूर्ण राजनीतिक समता का प्रयत्न करने लगे। इस क्रम में अनेक वर्ग संघर्ष भी हुए। शासक वर्ग के बुद्धिमान तथा दूरदर्शी लोग इस बात को महसूस करने लगे कि साधारण जनता के राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि होनी चाहिए। इस उन्नति के शहरीकरण को भी प्रोत्साहित किया और शहरों में बसी जनता अपने अधिकारों के लेकर जागरूक हुई, जिससे गणतंत्रात्मक आंदोलनों को बल मिला। हमारा अगला छठा पॉइंट होगा दास व्यापार में वृद्धि। उपनिवेशन की प्रक्रिया से यूनान में दासों की संख्या में वृद्धि हुई तथा उसका क्रय विक्रय एक नियमित व्यापार बन गया। उद्योग धंधों तथा व्यापार के विकास से दासों की आवश्यकताएं बढ़ रही थी। अतः एशिया माइनर, थ्रेस तथा काले सागर के तटवर्ती प्रदेशों में स्थित उपनिवेशों से दास
बहुत संख्या में आने लगे। इससे यूनानियों में आराम एवं भोग विलास की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। स्त्री और पुरुष दोनों ही दास हुआ करते थे। कालांतर में इस संगठित दास प्रथा का ग्रीस के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर यह यूनानियों के पतन का कारण भी बना, लेकिन 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उद्योग धंधे और व्यापार के विकास में दासों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, बौद्धिक ज्ञान का विकास। एशियाई संस्कृति के संपर्क में आने से यूनानियों के बौद्धिक स्तर का भी विकास हुआ। वस्तुतः ग्रीक वर्णमाला का विकास इसी संपर्क से हुआ। यूनानियों ने 400 ईसा पूर्व के लगभग अपनी वर्णमाला को विकसित किया। उन लोगों ने इस वर्णमाला का ज्ञान फिनिशिया के व्यापारियों से सीखा। धीरे धीरे ग्रीक लोगों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार इस वर्णमाला में परिवर्तन तथा विकास किया। मापतौल की प्रणाली भी इन्होंने एशियाई लोगों से ही सीखी। सिक्कों के निर्माण एवं प्रयोग इन लोगों ने एशिया माइनर में स्थित लीडिया से सीखा। ग्रीकवासी होमर युग तक संपत्ति की गणना बैलों की संख्या के माध्यम से करते थे, पर इस समय तक असीरिया तथा पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में सोने, चांदी तथा बहुमूल्य धातुओं के पिंडों तथा छड़ों को सिक्कों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। कालांतर में लीडिया के एक राजा ने इन छड़ पर कुछ खास चिन्ह अंकित करवाए। ये मुद्रित सोने चांदी के टुकड़े सिक्कों के रूप में चलने लगे। ग्रीकों ने लीडिया से ही सिक्के बनाने की कला सीखी थी। हमारा अंतिम और 8वां पॉइंट है नगर राज्यों का उदय, इसके परिणाम में। ठीक है, उद्योग धंधों एवं व्यापार के विकास से ग्रीस के शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। विभिन्न प्रकार के कारीगरों, उद्योगपतियों एवं धनिकों के निवास से शहरों की समृद्धि बढ़ी तथा ग्रीस के नगर राज्यों के उदय एवं विकास में भी सहायता मिली। इस प्रकार से हम लोगों ने कारण और परिणामों को देख लिया। अब हम इसका निष्कर्ष देखें तो हम पाएंगे कि उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि यूनान में व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमता ने उपनिवेशन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। इसके परिणाम स्वरूप यूनान ने दूर दूर देशों में उपनिवेश कायम किए और व्यापार प्रारंभ किया। इस व्यापार में उन्हें व्यापक लाभ मिला तथा इसने यूनानियों को अन्य सभ्यताओं के साथ मिलकर उन्नति करने का मार्ग प्रशस्त भी किया। इससे जहां यूनानी एकता का विकास हुआ, वहीं नवीन अभिजात वर्ग के उदय ने इनमें राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता भी पैदा की। इसके साथ साथ तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई और नगर राज्यों का भी तेजी से विकास देखने को मिलता है। इस तरह से हम पाते हैं कि प्राचीन कालीन ग्रीस या यूनान के उपनिवेशीकरण के क्या क्या कारण थे और इसके क्या क्या परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इनको संक्षिप्त रूप से देखने के पश्चात अब हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असहजता नहीं होनी चाहिए। मैं इस विषय को अभी यहीं समाप्त करूंगा। आपके अगर कोई सवाल इस विषय से जुड़े होंगे तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको उनका प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा और हम अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।